जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 से। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मौसम चेंज के साथ साथ मॉस्किटो का भी प्रकोप बढ़ गया है। लोगों को बोलिए कि नेट बेट अर्थात मच्छरदानी का प्रयोग करें, खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखें। आपके माता पिता को प्रणाम करते हुए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। ध्यान रखिए, आपको अपने आप को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है कि आप कितना सॉल्व कर सकते हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि आप कितने पानी में हो। ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चन की सीरीज है। आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा, हमारे साथ आगे बढ़िएगा। देखते हैं किसका कितना सही होता है। आप चाहें तो उसको हमको कमेंट में भेज सकते हैं ताकि हम भी देख सकें कि आपका प्रिपरेशन क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, कम दाब निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के अनुकूल है? PCl5 PCl3 plus Cl2 means PCl5 which will break into PCl3 plus Cl2, N2 plus 3S2 gives out 2NH3, 2SO2 plus O2 gives out 2SO3, D इसमें से सभी। दैट इज इस क्वेश्चन में करना क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए, कुछ हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। लो प्रेशर इज फेवरेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? फॉर द गिवन रिएक्शंस लो प्रेशर किसके लिए फेवरेबल है कि रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आगे। तो दोस्तों उसके लिए एक हमारे पास है ली चटलियर प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन इसी ली चटलियर प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी अभिक्रिया का प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो अभिक्रिया हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इस प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम से कम होगा। अब यहाँ ये देखने की बात है कि हमारे जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं ये किस स्टेट में है। जरा देखो आप, ये भी गैस में है, ये भी गैस, ये भी गैस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में दो गैस है, गैस मॉलिक्यूल हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में एक है। तो अगर इस पर हम प्रेशर का इफेक्ट बढ़ाएंगे तो जिधर गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं उधर प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होता है और अभिक्रिया दैट इज रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। चूँकि प्रोडक्ट में दो गैस मॉलिक्यूल है तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रहे, हम कह रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है तो ये रिएक्शन प्रोसीड, इक्विलिब्रिया जो है ये प्रोसीड होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब चूंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोसीड हो रही है हाई प्रेशर पे, तो उसका अपोजिट दैट इज लो प्रेशर पर कहाँ जाएगी भाई? लो प्रेशर पे जाएगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यही आपका फेवरेबल कंडीशन हो सकता है। ठीक, इस पर जरा देखते हैं। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। 3 + 1 4 गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, यहाँ पर दो गैस मॉलिक्यूल है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर आप जब बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रिया किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी कि बैकवर्ड में होगी? हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे आप तो भाई जिधर कम गैस मॉलिक्यूल है उधर मूव करेगी ना। तो कम गैस मॉलिक्यूल किधर हैं? कम गैस मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट साइड में। तो हमेशा ये हाई प्रेशर पर रिएक्शन प्रोसीड होगा कहाँ पर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लो प्रेशर में कहाँ जाएगा भाई? लो प्रेशर में कहाँ होगा? इधर ज़्यादा होगा, तो लो प्रेशर में ये जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है,
3 एक 4 गैस मालिक्यूल हैं, प्रेशर ज़्यादा हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कम हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जबकि हमको देखना है कि कम दाब पर किसके लिए फेवरेबल है। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा प्रेशर होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, कम होगा तो बैकवर्ड जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 2 एक 3 मालिक्यूल हैं, ठीक वही ऊपर वाला कंडीशन आ गया। 3 मालिक्यूल रिएक्टेंट में है, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस। कम मालिक्यूल, ज़्यादा मालिक्यूल रिएक्टेंट में है, तो जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, कम प्रेशर होगा तो बैकवर्ड में जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन हमारे पास 50 हैं। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए Kp इज इक्वल टू Kc होता है? तो ध्यान दीजिए, Kp इज इक्वल टू Kc के लिए आप पढ़े हैं कि आप क्या पढ़े हैं भाई, कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू, जो ध्यान रहे आप जो इक्वेशन पढ़े हैं इसका वो क्या पढ़े हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n। ठीक, अब यहाँ पर अगर डेल्टा n क्या हो, 0 हो जाए। डेल्टा n क्या है, डेल्टा n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसके लिए नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर किसी के लिए इक्वल होगा तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और आरटी की पावर डेल्टा एन के पावर आरटी की पावर डेल्टा एन, दैट इज डेल्टा एन अगर 0 हुआ तो उसका पावर 1 हो जाएगा। किसी के पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमको ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसमें क्या है, इक्वल है। तो ये देखो भाई, ये भी गैस, ये गैस है, तो 1 1 2 यहाँ पर 2 है, तो मतलब 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होगा, और उस केस में Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू पावर डेल्टा एन 0 जब रखोगे तो RT टू पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा फर्स्ट के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 है, यदि अभिक्रिया 2AB गिव्स आउट A2 प्लस B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 है, तो अभिक्रिया AB गिव्स आउट हाफ A2 प्लस हाफ B2 के लिए साम्य स्थिरांक की क्या वैल्यू होगी? दैट इज if equilibrium constant for the reaction 2AB gives out A2 plus B2 is 49, then the equilibrium constant for the reaction AB gives out half A2 plus half B2 would be। अब आपको यहाँ देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू आपको पता है, इट इज 49। अब यहाँ पर Kc की वैल्यू लिखते क्या हो भाई, उसको भी देख लो। Kc फॉर दिस रिएक्शन आप लिखोगे क्या, इस रिएक्शन के लिए हम पहले चलते हैं। ठीक, इसके लिए क्या होगा, आप कहते हो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB टू द पावर 2, चूंकि ये जो कोफिशिएंट होता है ये ऊपर चला जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर 2 यहाँ दिया है, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका। अब आप देख सकते हो कि इसी 2 को मतलब इसी इक्वेशन में 1/2 से डिवाइड कर दिया है। तो जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसकी लिए Kc की वैल्यू क्या आएगी जरा उसको भी देख लो। इनके लिए Kc की वैल्यू आने वाली है आपकी Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू द पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 टू द पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। ये आपका इस इक्वेशन के लिए है। ठीक, अब आप देख सकते हो कि अगर इसको Kc डैश ले लें हम, तो बच्चा ये देखो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस यही है कि जो ये है वही ये भी है, बस फर्क क्या है कि इसमें देखो अगर हम इसी को पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स स्क्वायर रूट जो है
इसका स्क्वायर रूट ये दिख रहा है कि नहीं। आप चाहो तो इसकी लिख सकते हो A2, इसमें 2 से A2 हो गया, और B2 अपान AB स्क्वायर के होल टू द पावर 1/2 कर दो, तब देखो यही वैल्यू मिलेगी क्या, ये आएगा A टू द पावर 1/2, B2 टू द पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू 2 इंटू 1/2, तो वो आपका यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, यही वाली। तो अब आप कह सकते हो कि सर इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका KC के पावर 1/2, और KC दिया कितना है 49 टू द पावर 1/2, दैट इज 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो 7 इसमें कहाँ दिया है, ये देख रहे हैं, ये आपका C इज द करेक्ट आंसर विच इज 7, जो कि 7 है। क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2 लीटर वाले फ्लास्क में HI के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा होगी, दैट इज, इसको एक बार हम लोग इंग्लिश में भी सुनना पसंद करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ये दिया है, ध्यान से देखिए, द एक्टिव मास ऑफ, चले, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इज, जो एक्टिव मास है हाइड्रोजन आयोडाइड का वो है 64 ग्राम, इज ए 2 लीटर फ्लास्क वुड बी, 2 लीटर फ्लास्क में एक्टिव मास है। तो देखो ध्यान रहे भाई, एक्टिव मास होता क्या है, यहाँ हम लिखना पसंद करेंगे ताकि आपका काम हो जाए। देखो ये है एक्टिव मास, आपको पूछ क्या रहा है, एक्टिव मास पूछ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए फार्मूला है कि एक्टिव मास इज इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है भाई, जो गिवन मास है वो है आपका 64, है ना बाबू, ये रहा गिवन मास 64 डिवाइडेड बाई मोलर मास फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आएगा 128, और वॉल्यूम दिया है आपका V इज इक्वल टू 2 लीटर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आएगा 0.25, ये आपका आंसर सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, जो कहता है कि द pH ऑफ 10⁻⁴ मोलर NaOH सॉल्यूशन इज, 10⁻⁴ मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के pH का मान क्या होगा। तो भैया ध्यान दीजिए, आपको पता है कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है तो आप कहोगे कि सर इसमें हमारा ये घोल की बात कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, दोनों का है। जब दोनों का सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना होगा, या कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन के लिए अगर हम देखें तो देखो 10⁻⁴ ये रहा, प्लस 10⁻⁻ कितना 14 आपका वाटर से भी मिलने वाला है, तो 10⁻, इसकी जो है सॉरी pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। जब वहां से निकालोगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 10। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये देखो बच्चों, किसी दुर्बल अम्ल दैट इज वीक एसिड है, ठीक। अब उस वीक एसिड के लिए क्या करना है, Ka की वैल्यू दी गई है, विघटन स्थिरांक दैट इज जो होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये Ka है, एवं सांद्रण दैट इज कंसंट्रेशन C है।
उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन का आपका मान निकालना है। तो ध्यान रहे, इसके लिए एक काम करना, इसके पहले इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है बच्चा? द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू। आपको कंसंट्रेशन निकालना है बच्चों। तो आप पढ़े हो कि अगर कोई वीक एसिड आपके सामने मिल जाए, चलिए हम वीक एसिड में ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि वी विल टेक CH3COOH, और अगर आप इसको आयोनाइज करते हो, चूंकि ये वीक एसिड है, तो बच्चों वीक एसिड जो होता है 100% इट विल नॉट आयोनाइज एंड इट विल कन्वर्ट इनटू CH3COO- + H+। ठीक, अगर ये मिल रहा है तो अब यहाँ पर हम अगर बात करें Ka की, तो Ka विल बी, एक मिनट रुक जाओ, ये अब इसको ले लो, हम फिर से, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर करते हैं। अगर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन अभी C है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चा? C अल्फा होगा, और इसका कंसंट्रेशन अभी 0 होगा, इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। कब? एट टाइम t इज इक्वल टू 0। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन क्या होने वाला है? एक मिनट, थोड़ा छोटा कर दें। ठीक, हाँ ठीक, t इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन आफ्टर टाइम t अगर हम बात करें, जिसमें ये मान लो C अल्फा है, तो ये भी C अल्फा होगा, देन इट विल बी C - C अल्फा। और उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में होगा Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- दैट इज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C - C अल्फा। और यहाँ से आप चाहो तो कर सकते हो C² अल्फा स्क्वायर अपान C का कॉमन ले लें तो 1 - अल्फा होगा। और वहीं आप कहोगे कि ये C, एक C इसके पावर से कैंसिल होगा, तो क्या होगा आपका? इट विल बी इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपान 1 - अल्फा। लेकिन ध्यान रहे कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 - अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, और उस केस में ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka। ठीक, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है कि डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर पूछ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपान C होगा। और वहीं आप कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू फिर होने वाला है आपका स्क्वायर रूट Ka अपान C। ये आपका अल्फा की वैल्यू हो गई, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, आप मैच कराइए तो क्या है? अल्फा की वैल्यू Ka अपान C दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुकिए, फिर वीडियो को जूम कर लें ताकि आपका काम आसान हो, आपको क्लियर दिखे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लेविस अम्ल नहीं है? तो ध्यान रहे, लेविस अम्ल कौन होता है भाई? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे, जो डोनर होगा वो बेस कहलाएगा, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड कहलाएगा। ठीक, तो ये देखो, इनके पास लोन पेयर है तो ये बेस कहलाएगा। ये क्या है भाई? यही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं। और ये क्या है आपका? एल्युमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इज इक्वल टू 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या कहलाया? एसिड कहलाया। और ये है भाई बोरान 5 एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6, ये भी क्या हुआ?
इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्सेप्ट करेगा और ये एसिड कहलाएगा। ये क्या है, FeCl3 भी आपका क्या है, एसिड है। तो ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड, तो लेविस एसिड कौन नहीं है? कौन लेविस एसिड नहीं है, ध्यान रहे। तो ये भी लेविस एसिड है, ये भी लेविस एसिड है, ये भी लेविस एसिड है, यही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये लेविस एसिड न होकर के ये क्या है, लेविस बेस है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। तो जो 28 है वो क्या है भाई, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, निम्नलिखित में कौन ब्रांस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करता है? तो देखो ब्रांस्टेड है क्या, ब्रांस्टेड एसिड या ब्रांस्टेड बेस क्या है? H+ आयन डोनर, H+ आयन डोनर जो हो वो कहलाता है ब्रांस्टेड बेस। ठीक, और ये अगर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर अगर बात करें, सॉरी डोनर जो है वो एसिड होगा और एक्सेप्टर जो होगा वो ये क्या होगा, ये बेस होगा। ध्यान रहे, H+ आयन डोनर जो होगा ये ब्रांस्टेड एसिड होगा और H+ आयन जो एक्सेप्टर होगा वो बेस कहलाएगा। तो ये देखो भाई क्या है, इसमें कह रहा है कि कौन दोनों है, बोथ एज ब्रांस्टेड एसिड एंड ब्रांस्टेड बेस। तो देखो NH3 को ले लो, तो ये जो NH3 भैया हैं, ये NH3 अगर H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बनेंगे बाबू, ये बनेंगे NH4+। तो एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, ब्रांस्टेड एसिड हो गया। यहाँ पर ये एज ए एसिड बिहेव करेगा, एसिड। लेकिन अगर हम, सॉरी क्या बात कर रहे हो हरीश, ये बेस हो गया। अब यही अगर H+ को डोनेट कर दें तो क्या बनते हैं, NH2- हो जाएंगे, और चूंकि डोनेट करते हैं तो यहाँ पर ये बेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि NH3 मेरा क्या होगा, ब्रांस्टेड एसिड भी होगा, ब्रांस्टेड बेस भी होगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसी पर क्यों लिखे, तो देखो ये क्वेश्चन मेरा अगला उसी पर बेस्ड है। कह रहा है NH2- का संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ इसका कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2-। इसका मतलब ये NH2- है क्या, ये एक बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। तो ये बना किससे होगा, ये ब्रांस्टेड लोरी वाला कंसेप्ट है बच्चा। ये चूंकि ये बेस है तो इसका एसिड क्या होगा, क्या रहा होगा, जो H+ डोनेट किया रहा होगा। तो H+ डोनेट कौन किया रहा होगा, इसी में H+ ऐड करके देख लो, NH2- है, इसमें H+ ऐड कर दो तो बनेगा क्या आपका, NH3 बनेगा। तो इसका मतलब मेरा NH3 करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सी बात। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है। तो देखो प्रबल अम्ल के लिए बात करें तो देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें हैं, जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे बच्चों वो उतना ही प्रबल क्या होगा, अम्ल होगा, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और H+ उतना आसानी से जाएगा। तो देखो पहले ऐसे देखो, कॉमन चीज़ों को ढूंढो आप, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, सब देने वाला है एक एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन। अब देख लेना है कि ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन को मार दो टिक। सबसे बढ़िया ट्रिक है किसके लिए, कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में रिडॉक्स रिएक्शन कौन है। रिडॉक्स रिएक्शन कौन होता है भाई, जो ऑक्सीडेशन भी दे और रिडक्शन भी दे, जो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों दे, ठीक,
वही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब देखो कैसे पता करोगे कि कौन ऑक्सीडेशन दे रहा है कौन रिडक्शन दे रहा है। दोनों सबके आयंस को लिख डालो फटाफट। ये देखो सोडियम है Na प्लस Br-1, H+1 और Cl-1। यहाँ पर भी +1 -1 +1 Br-1। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ? देखो सोडियम सोडियम जो जिसमें है वही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका वही है। ठीक, अभी इसमें भी वही साल्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आओ तो ये देखो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो ब्रोमीन, चूँकि ऑल द मॉलिक्यूल है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है, Br का -1 है। ठीक, तो जिसका ये देखो हाइड्रोजन का देखो तो क्या है 0 to +1, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। ठीक, और तो इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ ले लो तो आप कहोगे कि इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज इज रिडक्शन। तो दोनों तो इसी में हो रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेज चलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देख रहे हैं कि 26 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग 32 क्वेश्चन पर रुके हैं। अब क्रिया C+H2O CO प्लस H2 में H2O कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा H2O कैसा बिहेव करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 0 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है +1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना भैया -2 है। अब क्या होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है -2 है। तो ऑक्सीजन के साथ वही है, लेकिन इस वाटर में जो हाइड्रोजन है ये अपना वाटर, सिंपल समझो, वाटर मेरा क्या कर रहा है ऑक्सीजन को दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन को ले उसका ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन को दे उसका रिडक्शन होता है। क्लियर हुआ ना? फिर समझो, लूज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है तो कैसा बिहेव करेगा ऑक्सीडाइज। ये देखो हमने कहा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये दे रहा ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, सॉरी ये हो रहा है, ये दे रहा है लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या कर रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। अब जिसका रिडक्शन होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। अब आओ परक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है ये जानना जरूरी है आपके लिए। HClO4 जो पीछे पढ़े हैं अभी आप, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका? सॉरी क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का भाई होता है +1, क्लोरीन का मान लो X + 4 × -2 = 0 हुआ। अब क्या होगा बच्चा कि ये हो गया +1 + x - 8 = 0, x = +7, D इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। K2Cr2O7 में क्रोमियम का चाहिए आपका, K2Cr2O7, तो 2 × पोटेशियम का +1 + 2 × x + 7 × -2 = 0 हो गया बच्चों। तो ये +2 हो गया, +2x - 14 = 0, 2x = +12, तो x = +6, ये करेक्ट आंसर हो गया। देखो आपको समझाने में थोड़ा सा देर हो रहा है और लेकिन हमको तेज चलना है। फिर भी अगर आपको न समझ में आए तो ज़रूर बोलिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों कार्य करता है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल H2O2 है, ध्यान रखिएगा। कैसे? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और अगर हम इनका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो चलो यहीं पे लिख देते हैं। जैसे में H2O2 है, ठीक है बच्चों, जब ये डिकम्पोज होंगे तो H2O बनाएंगे +O2 बनाएंगे।
आपको पता है कि -1 होता है, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पर 0 हो गया ऑक्सीजन। तो इंक्रीज द, यहाँ पर तो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज द पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीडेशन और इंक्रीज द नेगेटिव चार्जेस रिडक्शन, दोनों रिएक्शन देता है। और ध्यान रहे यही रिएक्शन है किसका, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है बच्चा, क्या है यहाँ पर, अष्टक का नियम किसने दिया था। अष्टक मतलब अष्टक का नियम किसने दिया था, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, किसने दिया था, गेस करिए गेस करिए, न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स, इसीलिए तो आप बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो डोबेर्नियर थे इन्होंने ट्रेड दिया था, ये आपका आंसर सही होगा बच्चों। देखो जो डोबेर्नियर थे इन्होंने दिया था डोबेर्नियर ट्रेड, लॉथरमेयर, और यहाँ पर मेंडलीव को तो आपको जानते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 है, मेंडलीव का आवर्त का नियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कितना बढ़िया और मज़ेदार और कॉमन क्वेश्चन है कि मेंडलीव पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब जहाँ मेंडलीव की बात आती है, देखो नाम बड़ा है, अगर नाम बड़ा है तो भाई काम भी बड़ा होगा, मतलब एटॉमिक मास जो बड़ा होता है उसी भाई एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बड़ा तो एटॉमिक वेट होता है ना। तो मेंडलीव का जो था वो किस पर बेस्ड था, वो था एटॉमिक वेट पर। आगे बढ़ते हैं कि बेरिलियम का गुण निम्नलिखित में से किससे मिलता जुलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम, यहाँ डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। आप कहते हो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये सुने हो। और यहीं पर क्या होता है, ये होता है बेटा, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो देखो डायगोनल किसके साथ बेरिलियम का बन रहा है, एल्युमिनियम के साथ बन रहा है। तो आपका एल्युमिनियम कहीं दिख रहा है तो बता दो हमको, एल्युमिनियम किस में है, ए में है कि बी में है बच्चा, ये रहा बी में, तो बी को लॉक कर दो। ठीक, एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है कौन, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 39 को जरा पढ़िए गौर से और देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में किस धन आयन का आकार सबसे छोटा होता है। तो भाई देखो, एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब कोई आइसो आइसो मीन सेम इलेक्ट्रॉन है अगर किसी आयंस के पास, तो होता क्या है, विथ इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, विथ इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज जो साइज है, साइज विल डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा उसकी साइज घटेगी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो देखो इसके पास भी सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कैल्शियम की बात आ गई भाई, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का है, अब इसको होल्ड करो, लेकिन इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन ये भी देखना है। और साइज में देखो तो साइज ये हमारा किस ग्रुप का है, ध्यान रहे किस ग्रुप का है भाई, देखो ये आपका सेकेंड ग्रुप का है, लेकिन ध्यान रहे पीरियड अभी चेंज होने वाला है, उस पर थोड़ा सा रुकेंगे हम। ये अब आओ यहाँ पर ऐसे समझो, ठीक, कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब आप ऐसे समझो ना बाबू,
अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो आप कहते हो ह ली ना क रब। अब वही सेकेंड ग्रुप में चलते हैं तो बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक, ये देखो सोडियम है एक ग्रुप 13 में चले हम तो वहाँ पर है क्या, बैगन आलू गाजर इन थैला। ये देखो ये हमारा कौन सा पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकंड पीरियड हुआ और ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। अब थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में तो भाई सिंपल सी बात है, फोर्थ पीरियड की साइज़ बड़ी होगी तो कैल्शियम की साइज़ बड़ी है, जबकि ये पूछ रहा है छोटी साइज़। तो छोटी साइज़ में देखो कौन मिल सकता है, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये तीनों सेम ग्रुप में है। तीनों अगर सेम ग्रुप नहीं सेम पीरियड में है तो सेम पीरियड में है तो अब यहाँ पर हमने कहा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन हो तो जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही छोटी होगी। तो डी दैट इज एल्युमिनियम 3+ को लॉक कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक ही आवर्त के सदस्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ सेम पीरियड? सेम पीरियड की बात करें तो देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। देखो हमने कहा कि पीरियड की बात हो रही है, ध्यान रहे पीरियड की बात हो रही है इसलिए थोड़ा संभल के काम करना। देखो हमने कहा कि ह ली ना क रब से फरियाद। उसी तरह तो ली ना क, ये ली ना क ये एक ग्रुप में है, सेम ग्रुप में है, न कि पीरियड में। पीरियड अलग हो गया। पीरियड देखो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जबकि ये पूछ रहा है पीरियड में और ये अलग अलग ग्रुप में है भाई। अब यहाँ पर आओ इस वाले में चलते हैं तो ली हो गया। उसी तरह सेकेंड वाले ग्रुप का चलो, बेटा मांगे कार स्कूटर। अब देखो लिथियम सेकेंड पीरियड में है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब यहाँ पर आते हैं ग्रुप 17 में चलते हैं बाबू। ग्रुप 17 में क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लो भाई ये भी तो अलग एक ही ग्रुप में आ गए जबकि पीरियड अलग अलग हो गया, ये भी नहीं हो सका। जबकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो एक ही पीरियड में है, निकल, कॉपर और जिंक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो हम आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसर देते तो कब का खत्म हो गया होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कह रहा है, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। इलेक्ट्रोवैलेंट हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दैट इज अपोजिट चार्ज आयन होंगे। तो डी को करेक्ट करो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक है? फॉलोइंग इज द लीनियर। तो भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो लीनियर होता है ना। अब हम थोड़ा सा तेज चलना पसंद करेंगे, ये लीनियर हो गया और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखो भाई CuSO4.5H2O में उपस्थित बंध है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4। तो देखो भाई ये साल्ट है तो आयनिक हो गया, साल्ट है तो क्या हो गया, आयनिक। आयनिक को बोलते हो इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रोवैलेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो हट गया। ठीक, अब साथ ही साथ वाटर भी है। इस वाटर वाले में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये रहा वाटर तो ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट प्लस कोवैलेंट इसी में मिल गया। अब आते हैं निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? तो हाइड्रोजन बंध देखो वही मिलेगा जहाँ हाइड्रोजन विल डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसमें मिलेगा। ठीक, इसमें मिलेगा,
यहाँ नाइट्रोजन है इसमें भी मिलेगा, यहाँ OH इसमें भी मिलेगा, लेकिन यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली ऑक्सीजन से ना अटैच होकर के किससे है, कार्बन से है। क्यों, ऐसे समझो, CH3 CO CH3, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन को हमने कहा कि इन तीनों में से किसी एक में डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर चलेंगे। द्रव ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। द्रव ऑक्सीजन अणु, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाओगे तो पाओगे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें मिलते हैं। वो भी कहाँ मिलते हैं, पाई स्टार 2px सॉरी 2py 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz1 में मिलते हैं। 2 अनपेयर्ड की वजह से आपके क्या मिलते हैं, अनपेयर्ड मिलते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। ठीक, तो आपका बी आंसर करेक्ट होगा। टाइट्रियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। टाइट्रियम, तो भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। तो ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलते हैं। ध्यान रहे, यही ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, और वो अगर यही ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है तो किसका, तो बीटा पार्टिकल का डीके करता है। ध्यान रहे, एक बार नीट में ये पूछा था, वहीं एक बार नीट में ये पूछा था, तो 2 बार इसी से क्वेश्चन पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है भाई, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील मीन्स मोर रिएक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन जिसे आप लिखते समय ऐसे लिखते हैं, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन यही होता है, नेसेंट, हाईली रिएक्टिव, वेरी वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो जाहिर सी बात है मोस्ट रिएक्टिव होगा ही। जल के अणु की आकृति होती है। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, अभी हमने पीछे बनाया था कि जो वाटर है उसका शेप होता है वी शेप। क्या शेप, वी शेप है। डी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है बच्चा, क्षार मृदा धातु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। जो एल्कली मेटल होता है उसका होता है, एल्कली का NS1 होता है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल का, जबकि एल्केलाइन अर्थ मेटल का होता है NS2। तो देखो भाई, ए को लॉक कर दो, NS2। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए चल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ब्राइन विलेन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अपक्रिया के उत्पाद हैं, क्या है उत्पाद, क्लोरीन हाइड्रोजन है, या क्लोरीन और सोडियम है, या क्लोरीन और सोडियम एमलगम है, या फिर क्लोरीन और ऑक्सीजन है। तो ध्यान रहे बच्चों, इसका अगर क्वेश्चन मिले आपको, ठीक, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग एक बार पहले इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज, देखो भाई यहाँ पर जो रिएक्शन है, 2 रिएक्शन मिलते हैं। जो एनोड होता है, जो एट एनोड की हम लिख रहे हैं इक्वेशन को, एट एनोड, तो
एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो होता है बच्चों कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। ध्यान रहे यहाँ पर आप लेते हो सोडियम क्लोराइड यूज करते हो, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है वो जाता है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाता है, तो ये आपका एनोड पर मिलता है। जबकि कैथोड पर जो होगा बच्चों वो H प्लस जाएगा। एट कैथोड अगर हम बात करें कैथोड, तो जो कैथोड है उस पर 2 H प्लस आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन बनाएंगे। तो मेरा 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है मेरा क्लोरीन और दूसरा बन रहा है हाइड्रोजन। तो देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन कहीं दिख रहे हैं, ये रहा आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक, तो बच्चों आज का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे बस केवल यही अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल का इंतजार करेंगे। आप सबको गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, आपके माता पिता को प्रणाम और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।